नमस्ते। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो किसी खजाने के नक्शे के बिखरे हुए टुकड़ों जैसे हैं। बिल्कुल। ये असल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाए गए कुछ नोट्स और सवाल हैं। हाँ, और इनमें सब कुछ है। मतलब भारतीय शास्त्रीय नृत्य से लेकर संयुक्त राष्ट्र नोबेल पुरस्कार और भारत का भूगोल, इतिहास। सब कुछ। एक तरफ कथकली की मुद्राएं हैं तो दूसरी तरफ 1935 का भारत सरकार अधिनियम। पहली नजर में तो कोई जुड़ाव नहीं दिखता। बिल्कुल भी नहीं। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ा जाए। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों और कैसे ये सब मिलकर एक बड़ी और दिलचस्प कहानी बनाते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए कला और संस्कृति के धागे से इस कहानी को बुनना शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहला टुकड़ा कला से जुड़ा है। एक सवाल है कि वो कौन सी नृत्य शैली है जिसकी कहानियां महाभारत, रामायण और पुराणों से ली जाती हैं। जवाब है कथकली। हाँ, कथकली। ये नाम सुनते ही एक खास तरह की छवि दिमाग में आती है ना। बिल्कुल। रंगीन चेहरे, बड़े बड़े मुकुट। वही। और वो छवि ही इसकी खासियत है। कथकली सिर्फ डांस नहीं है, मतलब ये एक पूरा थिएटर है। कहानी सुनाने का एक बहुत ही नाटकीय तरीका। और ये केरला से है। सही। हाँ, केरला से। और आपने जो रंगों की बात की, उनका बहुत गहरा मतलब है। जैसे नायक, जो अक्सर देवता या राजा होते हैं, उनके चेहरे पर हरा रंग लगाया जाता है। अच्छा। उसे पाचा कहते हैं। वहीं जो खलनायक होता है, उसके लिए काथी मेकअप होता है। काथी। हाँ, काथी, जिसमें हरे के साथ लाल रंग का इस्तेमाल होता है, जो गुस्सा और बुराई दिखाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब दर्शकों को सिर्फ चेहरे का रंग देखकर ही किरदार के स्वभाव का अंदाजा लग जाता है। बिल्कुल। ये एक तरह की विजुअल भाषा हो गई। एक सांकेतिक भाषा। एकदम सही। इसमें कुल 24 मुख्य मुद्राएं यानी हाथ के इशारे होते हैं, जिनसे पूरी कहानी बयान की जाती है। और भाषा, इसकी भाषा भी तो खास है। हाँ, इसकी भाषा मणि प्रबलम है, जो मलयालम और संस्कृत का मिला-जुला रूप है। स्रोतों में कुछ और शास्त्रीय नृत्यों का भी जिक्र है। जी, जैसे आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ओडिशा का ओडिसी और असम का सत्रिया। सत्रिया के बारे में खास बात यह है कि इसे साल 2000 में ही शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। हाँ, तो ये इस सूची में सबसे नया है। यहाँ एक छोटी सी उलझन भी दिखती है। नोट्स कहते हैं कि संगीत नाटक अकेडमी 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय 9 को। हाँ, ये अंतर क्यों? ये एक अच्छा सवाल है। आमतौर पर संगीत नाटक अकेडमी की सूची को ही मानक माना जाता है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय 6 नृत्य को भी इसमें शामिल करता है, जिससे उनकी संख्या 9 हो जाती है। अच्छा। ये दिखाता है कि शास्त्रीय होने की परिभाषा भी समय के साथ बदल सकती है या उस पर बहस हो सकती है। तो भारत की इस सांस्कृतिक पहचान से अब चलते हैं वैश्विक मंच पर। हमारे नोट्स हमें सीधे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन पर ले जाते हैं। ठीक है। एक सीधा सा सवाल है, यूएन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और ये तारीख बहुत जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। यूएन का जन्म ही द्वितीय विश्व युद्ध की राख से हुआ था। इसका मुख्य मकसद था भविष्य में ऐसे किसी भी वैश्विक संघर्ष को रोकना। इसने लीग ऑफ नेशंस की जगह ली। हाँ, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में इसी मकसद से बनाया गया था, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहा। वो नाकाम क्यों हुआ? ऐसा क्या था जो यूएन ने अलग किया? देखिए, लीग ऑफ नेशंस की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसके पास अपने फैसलों को लागू करवाने की कोई असली ताकत नहीं थी, कोई सेना नहीं थी। और अमेरिका जैसे बड़े देश भी उसका हिस्सा नहीं थे। सही। यूएन के निर्माताओं ने इससे सबक सीखा। उन्होंने यूएन के सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद का गठन किया, जिसमें 5 स्थायी सदस्य बनाए गए। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, जो उस युद्ध के विजेता थे। और इन्हीं 5 स्थायी सदस्यों के पास वो वीटो पावर है। जी हाँ। जिस पर आज भी इतनी बहस होती है। जी हाँ, यही वो वीटो पावर है जो उन्हें किसी भी प्रस्ताव को अकेले दम पर रोकने की ताकत देता है। ये यूएन की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी आलोचना का कारण भी। सुरक्षा परिषद में इन 5 स्थायी सदस्यों के अलावा 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। हाँ, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक भारत अब तक 8 बार इसका सदस्य रह चुका है। और जापान सबसे ज्यादा 12 बार। सही। यूएन का काम दुनिया में शांति बनाए रखना है। और इसी शांति के लिए असाधारण काम करने वालों को
नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। हमारे नोट्स का अगला विषय यही है। ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने इन पुरस्कारों की स्थापना की, उनकी कहानी में एक अजीब विडंबना है। वो स्वीडन के थे और उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। हाँ, एक ऐसी चीज जो विनाश के काम आती है। शायद इसी के प्रायश्चित के तौर पर उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति मानव जाति की भलाई के लिए काम करने वालों को पुरस्कार देने में लगा दी। और ये पुरस्कार 1901 से दिए जा रहे हैं। जी, शुरुआत में ये 5 क्षेत्रों में थे: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। और एक दिलचस्प बात यह है कि शांति का नोबेल पुरस्कार स्वीडन में नहीं दिया जाता। नहीं, वो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी सभी पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र का पुरस्कार तो काफी बाद में जोड़ा है ना? हाँ, वो 1969 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने उनकी याद में शुरू किया था। इन नोट्स में कुछ रिकॉर्ड भी दर्ज हैं जो इन पुरस्कारों को एक मानवीय चेहरा देते हैं। जैसे सबसे कम उम्र की विजेता मलाला यूसुफजई, सिर्फ 17 साल की थी वो। और सबसे उम्रदराज जॉन बी गुडइनफ 97 साल के थे जब उन्हें केमिस्ट्री का नोबेल मिला। मलाला की एक किताब वी आर डिस्प्लेस्ड का भी जिक्र है, जो उनके काम को और समझने में मदद करती है। बिल्कुल। तो हमने भारत की सांस्कृतिक पहचान और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को देखा। अब जरा देश के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि आधुनिक भारत की संरचना कैसे हुई। चलिए। इन नोट्स में कमाल की बात लिखी है हवाई परिवहन के बारे में, कि भारत में इसकी शुरुआत 1911 में हुई थी। हाँ, प्रयागराज से नैनी तक एक हवाई डाक सेवा से। ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा पुराना है ना? ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि ये 1930 या 40 के दशक की बात होगी, पर असल में ये दुनिया की पहली आधिकारिक एयर मेल सेवा थी। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि भारत तकनीक को अपनाने में कितना आगे था। बेशक ये एक छोटी शुरुआत थी। असली उड़ान तो टाटा एयरलाइंस के साथ 1932 में। जी, जो बाद में 1946 में एयर इंडिया बन गई। और आज भारत का एविएशन सेक्टर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर्स में से एक है। बिल्कुल। स्रोतों में कुछ और रोचक तथ्य भी हैं, जैसे भारत का पहला हवाई अड्डा मुंबई का जुहू एरोड्रोम था। हाँ, और आज सबसे व्यस्त दिल्ली का IGI एयरपोर्ट है। और कोचीन एयरपोर्ट तो दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है। सही कहा। और वो PPP मॉडल पर बना है। PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एकदम सही। अच्छा, अब हमने देखा कि लोग हवाई जहाज से कैसे यात्रा करते हैं, पर जरा उन लोगों की ही बात कर लें। जनगणना के आंकड़े किसी भी देश को समझने का सबसे अच्छा तरीका होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या 17.64% की दर से बढ़ी। ये नंबर अपने आप में शायद बहुत कुछ न कहे, लेकिन जब हम इसकी तुलना पुराने आंकड़ों से करते हैं तो एक कहानी उभरती है। एक उतार चढ़ाव की कहानी। बिल्कुल। जैसे 1961 से 71 का जो दशक था वो जनसंख्या विस्फोट का था। वृद्धि दर 24.80% तक पहुंच गई थी। और वहीं 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी थी। हाँ, वृद्धि दर -0.31% थी। माइनस में? हाँ। ऐसा क्यों हुआ होगा? इसके पीछे प्रथम विश्व युद्ध और 1918 की भयानक स्पेनिश फ्लू महामारी जैसी बड़ी वजहें थी। अच्छा। इन महामारियों ने भारत में लाखों लोगों की जान ले ली थी। ये आंकड़े हमें सिर्फ संख्या नहीं बताते, बल्कि उस दौर के संकटों की याद दिलाते हैं। 2011 के कुछ और जरूरी आंकड़े हैं। जनसंख्या घनत्व 382, लिंगानुपात 993 और साक्षरता दर 74.04%। जनसंख्या के बाद अब देश की भौगोलिक बनावट पर आते हैं। भारत की विशाल तटरेखा है, लेकिन सवाल है कि कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? जवाब है 9 राज्य। और ये कुल तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। जी, जो भारत को एक महत्वपूर्ण समुद्री शक्ति बनाती है। और इसी से जुड़े हैं समुद्री चैनल। हाँ, पानी के वो संकरे रास्ते। हाँ, जो जमीन के 2 टुकड़ों को अलग करते हैं। जैसे 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप की राजधानी कवारती को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल जी, मिनिकॉय को हमारे पड़ोसी देश मालदीव से। मतलब ये चैनल सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी तय करते हैं। एकदम। इसी तरह 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। और जब हम सीमाओं की बात कर ही रहे हैं तो भारत के 4 अंतिम छोरों का जिक्र भी जरूरी है। हाँ, सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे। तो इसका मतलब कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है। बिल्कुल, लेकिन अगर द्वीपों को मिला लें तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में है। सही।
और सबसे उत्तरी बिंदु? वो है इंद्राकोल, लद्दाख में, सबसे पश्चिमी बिंदु? गुहरमोती, गुजरात में, और सबसे पूर्वी? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। ये नाम सिर्फ भूगोल के तथ्य नहीं है, ये भारत की विशालता को परिभाषित करते हैं। और कर्क रेखा भी, जो देश के बीच से गुजरती है, वो 8 राज्यों को छूती है। गुजरात, राजस्थान से लेकर त्रिपुरा और मिजोरम तक। सही। हमने भारत की कला, दुनिया में उसकी जगह, उसके लोगों और उसकी सीमाओं को समझा। अब आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। वो कानून जिन्होंने इस देश की नींव रखी। हाँ, हमारे नोट्स हमें ब्रिटिश भारत के दौर में ले जाते हैं और पहला जिक्र है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। इस एक्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर लगाम लगाने की पहली गंभीर कोशिश थी। कंपनी तब तक एक व्यापारिक संस्था से कहीं ज्यादा एक राजनीतिक ताकत बन चुकी थी जो बेकाबू हो रही थी। और इसी एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। जी, और 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो ये एक तरह से भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत थी। हाँ, कह सकते हैं। इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कामों को साफ-साफ अलग कर दिया। ये दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण धीरे-धीरे बढ़ रहा था। बिल्कुल। अब हम एक लंबी छलांग लगाकर 20वीं सदी में आते हैं और भारत सरकार अधिनियम 1919 पर पहुंचते हैं, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी की शुरुआत की। ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, इसका असल में मतलब क्या था? इसका मतलब था दोहरा शासन, सत्ता का एक अधूरा बंटवारा। अच्छा, मतलब कुछ कम महत्वपूर्ण विभाग जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा वो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए, लेकिन असली ताकत वाले विभाग जैसे वित्त और कानून व्यवस्था, हाँ, वो अंग्रेज गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास ही रहे। ये भारतीयों को खुश करने की एक कोशिश थी, लेकिन असली कंट्रोल अपने हाथ में रखते हुए। यानी एक तरह का दिखावा। और शायद इसीलिए जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया तो जवाहरलाल नेहरू ने उसे दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा। ये बहुत कड़ा बयान है और इसके पीछे ठोस वजह थी। क्या वजह थी? 1935 के एक्ट ने प्रांतों में तो भारतीय सरकारों की स्थापना की, जो एक बड़ा कदम था। हाँ, लेकिन केंद्र में और गवर्नर जनरल के स्तर पर सारी शक्तियां अभी भी अंग्रेजों के हाथ में थीं। अच्छा। गवर्नर के पास किसी भी कानून को वीटो करने की असीमित शक्ति थी। नेहरू का कहना था कि ये एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसमें ब्रेक तो बहुत सारे हैं पर इंजन ही नहीं है। दिलचस्प। हालांकि इसी एक्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की नींव भी रखी, जो आज तक हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। बिल्कुल। और फिर इस पूरी कानूनी यात्रा का अंत हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के साथ। जी, जो माउंटबैटन योजना पर आधारित था। इसे ब्रिटिश संसद ने जुलाई 1947 में पारित किया और इसने भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण का कानूनी रास्ता साफ कर दिया और ब्रिटिश राज का औपचारिक अंत किया। सही। तो कथकली की एक मुद्रा से शुरू हुआ हमारा सफर संयुक्त राष्ट्र की गलियों से होता हुआ भारत के सुदूर कोनों और जनगणना के आंकड़ों को पार कर उन कानूनों तक पहुंचा जिन्होंने हमारे देश को आकार दिया। ये सच में एक तेज यात्रा थी। और इस यात्रा में हमने देखा कि कैसे ये अलग अलग दिखने वाले तथ्य असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। एक नृत्य शैली हमारी संस्कृति की कहानी कहती है, तो जनगणना के आंकड़े हमारे समाज की, और ये पुराने कानून हमारी राजनीतिक यात्रा की। हर तथ्य के पीछे एक संदर्भ है, एक कहानी है जो उसे सिर्फ एक नंबर या नाम से कहीं ज्यादा बना देती है।